हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं और ये सारी क्लासेस बीएड सेकेंड सेमेस्टर की हैं और आपका फ़र्स्ट पेपर लगभग समाप्त होने वाला है। परसों तक आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इसको पूरा देखिए एंड अपने दोस्तों को भी इसे देखने के लिए शेयर कीजिए, जिससे औरों को भी मदद मिल सके। एंड देखिए कि अब आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा क्या हुआ। इसके पहले जैसे आपने अंग्रेज के काल में शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी कमेटी पढ़ ली, कौन कौन सी कमेटियाँ आई थी। अब आज आप पढ़ेंगे कि जो 1947 के बाद कौन कौन सी शिक्षा के विकास के लिए समितियां बनी हैं, उसके बारे में आप लोग चर्चा करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ आज पहले ये देखिए कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर शिक्षा के संबंधित अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, वो देखना है। तो पहले देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा संबंधी प्रावधान हमारा सबसे पहले आर्टिकल 21A में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्या है, राइट टू एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन एक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है। ये आपका 86th अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। और दूसरा देखिए कि आर्टिकल 28 में है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता ये आपको प्रदान की गई है। आर्टिकल 29 में आपका क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। एंड उसके बाद देखिए कि आर्टिकल 30 भी शिक्षा से संबंधित है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। एंड इसके बाद आर्टिकल 54 ये आपका क्या शुरू हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी में ये आपको प्रोवाइड किया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है आपको। एंड उसके बाद आर्टिकल 45 क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 45 में। एंड उसके बाद देखिए कि आर्टिकल 46 भी रिलेट करता है मतलब आपका शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। एंड आर्टिकल आपका 37 में क्या है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुसंधान। तो ये इतने पॉइंट आपको, इतने आर्टिकल याद होने चाहिए और ये सारे सिंपल आर्टिकल्स हैं तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान हैं, तो इसको आप डिटेल से लिख सकते हैं। और अब दूसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपको समझना है और जानना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए जैसे इसका मतलब ही है आर्थिक विकास मतलब अर्थ से संबंधित विकास या धन से संबंधित विकास। तो जहाँ पर जैसे किसी देश के प्रति व्यक्ति आय इतनी हो कि व्यक्ति बिना तनाव और संघर्ष से अपनी मूलभूत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो उस देश की आर्थिक स्थिति ठीक कही जाती है। तो आर्थिक विकास मतलब या आप अपने संदर्भ में देखिए कि अगर आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहे हैं तो आपका आर्थिक विकास हुआ है, नहीं तो अभी आपका आर्थिक विकास नहीं हुआ है। इस तरीके से लिख सकते हैं। या देश के संदर्भ में लेंगे तो आर्थिक विकास ये है कि पर कैपिटल इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं खरीद सकें। तो अब उसके बाद आप एक डायग्राम बना देंगे आर्थिक विकास पर कि जब आर्थिक विकास होगा तभी बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे। उससे आर्थिक बेहतर संसाधन जब उपलब्ध होंगे तभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पादक या स्वस्थ होगा। जब वो स्वस्थ होगा तो एक उत्पादक मानव बनेगा, प्रोडक्टिव ह्यूमन बनेगा जो स्किल्ड होगा, तो वो आर्थिक विकास में मदद करेगा और ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। तो ये आप अपने आंसर में बना सकते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फिगर है तो इसे ध्यान रखिएगा। और आगे देखिए कि आर्थिक विकास में शिक्षा से रिलेटेड अब देखिए आपको क्या देखना है कि एजुकेशन और आर्थिक विकास में आपको संबंध बताना है कि एजुकेशन कैसे आर्थिक विकास को ला सकता है, उसके संदर्भ में आपको देखना है। तो एजुकेशन कैसे लाभ पहुंचाता है, एक तत्कालिक उसका प्रतिफल क्या है, अल्पकालिक प्रतिफल क्या है, उसका दीर्घकालिक प्रतिफल क्या है। तो देखिए कि अल्पकालिक प्रतिफल में मतलब शिक्षा का अल्पकाल में कैसे प्रतिफल मिलता है। तो देखिए जैसे आप अगर कोई कला सीख लेते हैं या जैसे कोई आर्ट आपने सीखा
जैसे मूर्ति कला बनाना आपने सीख लिया, लकड़ी का काम करना आपने सीख लिया, तो जैसे आपने एक टेबल बनाई तो उसको जैसे ही बेचेंगे आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाएगा, तुरंत आर्थिक लाभ मिल जाएगा। इस तरह की जो भी शिक्षा आप मतलब आपको मिलती है वो आपको तात्कालिक प्रतिफल प्रोवाइड कराता है। जैसे अल्पकालिक प्रतिफल क्या है, जैसे आपने कोई कोर्स किया, MBBS की डिग्री ली, BCA किया या BTech किया, तो उसके बाद आपको कुछ समय बाद, जैसे आपने 4 ईयर का BTech किया एंड उसके बाद आपको नौकरी मिली, तो ये अल्पकालिक प्रतिफल है। उसके बाद जब दीर्घकालिक प्रतिफल का मतलब क्या होता है, दीर्घकालिक में आप सीखते रहते हैं, आपको नए नए अनुभव प्राप्त होते रहते हैं जो अपने आप उसे लागू करते रहते हैं जीवन में। तो देखिए कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जैसे दीर्घकालिक प्रतिफल में आप देखेंगे टैगोर की शिक्षाएं, जो टैगोर ने अगर जैसे गीतांजलि लिखी है तो वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, तो ये दीर्घकालिक प्रतिफल ही हैं। जैसे खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर जी का योगदान अभी भी आप याद करते हैं, या देखिए इनका दीर्घकालिक प्रतिफल अभी भी प्राप्त हो रहा है। अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों का भी देखिए कि दीर्घकालिक प्रतिफल है, और ये लोग एक प्रकार से समझ लीजिए अब इनका प्रतिफल ये अमर ही रहे हैं, इनके कार्य अमर बना चुके हैं इनको। तो ये दीर्घकालिक प्रतिफल के उदाहरण है। तो एजुकेशन आर्थिक विकास में 3 तरीके से मतलब मदद करता है। एक आर्थिक मतलब तात्कालिक प्रतिफल प्रोवाइड करता है, उसके बाद अल्पकालिक प्रतिफल, दीर्घकालिक प्रतिफल, ये तीनों आपको प्रोवाइड कराता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। ये टॉपिक जो है कि प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता, मतलब आपको यूनिवर्सल लेवल पर इसकी सार्वभौमिकता हो, प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य हो। देखिए जैसे ये आप कोटेशन इसमें लिख सकते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो ये अनिवार्य होना चाहिए कि ये अनिवार्य कैसे बनाया जाए प्राथमिक शिक्षा को, जिससे सभी लोग को शिक्षा का लाभ मिल पाए और उसके बाद साक्षरता भारत की अधिक हो पाए। जैसे अभी 74% के आसपास साक्षरता है, तो ये आगे कैसे 100% पर पहुंच सकता है, ये केवल सार्वभौमिकता, प्राथमिक शिक्षा की जब सार्वभौमिकता होगी तभी ऐसा संभव है। तो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पहली बात तो अनिवार्य शिक्षा होनी की चाहिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, और ये एक मौलिक कर्तव्य भी है। तो और देखिए कि दूसरा, शिक्षकों की समस्याओं को हल करना, मतलब शिक्षक को एक स्किल्ड टीचर में परिवर्तित करना है, जिससे वो और अच्छे तरीके से, इनोवेटिव तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, जिससे उनको समझ में आए। इसके लिए उनके लिए क्या कह रहा है कि इंटर सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, उनको 1 साल की इंटर सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, जिससे उनमें और अधिक शिक्षा के गुणों का विकास हो सके। देखिए और साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं का समाधान, ये दोनों स्तर पर, विद्यालय स्तर पर भी और छात्र के स्तर पर भी ये समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और पाठ्यक्रम में क्या सुधार करना चाहिए कि पाठ्यक्रम को रोचक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक बनाने की ज़रूरत है, जिससे बालकों का या बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, ये पाठ्यक्रम में सुधार करना है। और 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं, छात्र एवं अभिभावकों को शिक्षा प्रलोभन व अभिप्रेरणा जैसे स्कॉलरशिप आप प्रोवाइड कराइए। स्कॉलरशिप से क्या होगा कि बच्चे पढ़ने के लिए आगे आते हैं। एंड देखिए कि जैसे एक कोटेशन ये भी लिख सकते हैं कि स्कूल आओ 1 रुपया पाओ। तो जो छोटे बच्चे हैं वो इससे प्रमोट होंगे स्कूल आने के लिए। एंड इसके साथ साथ सामाजिक बाधाओं का समाधान करना होगा। जैसे स्त्रियों की शिक्षा के लिए समाज में सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे रूढ़िवादिता है, गांव में अभी भी विद्यमान है, जिसके कारण स्त्रियों या बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो इन सब को दूर करना पड़ेगा और महिला शिक्षा को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि जो महिलाएं शिक्षित होती हैं वो अपने बच्चों के अधिकार के प्रति जागरूक होती हैं और वो शिक्षा के महत्व को समझती हैं। एंड अब देखिए कि आपको लिखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट भी लिख सकते हैं आप अपने आंसर में, कि इंडिया में लैंगिक समानता आने में लगभग 99.5 ईयर और लगेंगे, मतलब लगभग 100 साल और लग जाएंगे हमें लैंगिक समानता लाने के लिए। इसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। चीज़ें थी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए कि 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और उनसे निम्न बिंदुओं पर सुझाव मांगा गया था। पहला कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, संगठन क्या हो व पाठ्यक्रम क्या हो। दूसरा कि माध्यमिक शिक्षा का
प्राथमिक, बेसिक व उच्च शिक्षा से संबंध कैसा हो, एंड विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, एंड माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याओं पर इनके विचार मांगे गए थे। तो अब देखिए कि इन्होंने इनके अनुसार माध्यमिक शिक्षा का संगठन कैसा होना चाहिए। उनके अनुसार था कि 7 साल माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसमें पहला 3 साल जो होगा वो जूनियर माध्यमिक और अगला 4 साल जो होगा वो उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ इन्होंने क्या सुझाव दिए कि स्नातक पाठ्यक्रम आपका 3 साल कर दिया जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट को समाप्त करके उसकी जगह 11वीं कक्षा को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 12th क्लास को डिग्री कॉलेजों में सम्मिलित कर दिया जाए। तो ये इनके सुझाव थे। और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम के संबंध में उन्होंने कहा कि रुचियों और प्रवृत्तियों का विकास करने वाला होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम जो बालकों की रुचियों और उनकी प्रवृत्तियों का विकास करे, उस वैसा सिलेबस होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सके। एंड पाठ्यक्रम के विषय में इन्होंने कहा कि मिडिल और जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर उनमें लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज मतलब भाषा से संबंधित विषय होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, सामान्य विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, कला एवं संगीत होना चाहिए और शारीरिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए मिडिल या जूनियर हाई स्कूल लेवल पर। उसके बाद देखिए कि हायर सेकेंडरी स्तर पर क्या होना चाहिए, अनिवार्य भाषा की शिक्षा इसमें भी देनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ सामान्य विज्ञान हो। उसके बाद आपको शिल्प, कढ़ाई, इन सब की भी शिक्षा देनी चाहिए। और वैकल्पिक विषय में आपका मानव विज्ञान, विज्ञान, प्राविधिक और वाणिज्यिक के साथ साथ कृषि से संबंधित शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। अब देखिए कि इनकी शिक्षा प्रणाली क्या थी। शिक्षा प्रणाली में एक तो क्रिया विधि को इन्होंने प्रमोट किया और दूसरा योजना विधि को प्रमुखता प्रदान की। और ये देखिए उसके बाद इनकी दूसरी क्या है कि विद्यार्थियों को समूह के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, मतलब सामूहिक रूप से सीखने का प्रयास करना चाहिए। एंड देखिए कि अंग्रेजी का स्थान इन्होंने क्या दिया कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए इस विषय का। इनका कथन था कि अंग्रेजी को क्यों प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये एक लोकप्रिय भाषा है, दूसरा ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये आपको हर जगह मदद करेगी, इसलिए अंग्रेजी भाषा का स्थान दिया गया माध्यमिक स्तर पर। और देखिए कि चरित्र निर्माण की शिक्षा इसमें प्रोवाइड की गई कि अनुशासन, आत्मविश्वास आदि की शिक्षा दी गई। 17 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को राजनैतिक प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इन्होंने कहा। एंड उसके साथ साथ शिक्षक की उन्नति एवं शिक्षक प्रशिक्षण पर भी इन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण काल 1 साल का होना चाहिए और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन आपको प्रोवाइड करना होगा, तभी शिक्षक अपना पूरी तरीके से शिक्षण कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए कि अभी आपने पहले पढ़ा कि माध्यमिक लेवल पर क्या सुझाव दिए गए थे। अब विश्वविद्यालय के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया, राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों एवं विस्तारों के विषय में सुझाव देना था जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिए वांछनीय हो सके। तो ये इसका उद्देश्य था राधा कृष्णन आयोग का, इसको आप याद कर लीजिएगा। एंड अब देखिए कि इनकी सिफारिशें क्या थी। देखिए कि पहली सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। आयोग भारतीय आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निम्न उद्देश्य निर्धारित किए। पहला कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासकीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। एंड दूसरा है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय के आदर्शों को संरक्षण और समर्थन करना। उसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करना, जिससे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सके।
और शिक्षक वर्ग के लिए क्या कहा कि शैक्षिक योग्यता प्लस चारित्रिक योग्यता, मतलब आपका शैक्षिक योग्यता के साथ साथ शिक्षक में चारित्रिक योग्यता भी होनी चाहिए और पदोन्नति की जो हो वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए और उनके निवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब विद्यालय के निकट ही उनको आवास की व्यवस्था देनी चाहिए। एंड अध्यापन स्तर क्या हो, विश्वविद्यालय में इंटर पास विद्यार्थी का ही प्रवेश होना चाहिए और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक ना हो और संबद्ध विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में क्या हो 1500 से अधिक छात्र ना हो। एंड उसके इनके अनुसार प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी में के लिए क्या होना चाहिए 40% तक अगर कोई विद्यार्थी पाता है तो वो थर्ड डिवीज़न पास होगा एंड 55% तक आपका सेकंड डिवीज़न, 70% प्लस अगर आपका है तो फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। ये आपका राधा कृष्णन आयोग का सुझाव है। और देखिए कि शिक्षा के माध्यम के संबंध में उन्होंने क्या कहा है कि संघीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास किया जाए, राष्ट्रभाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाए तथा लिपि में विद्यमान दोषों को दूर किया जाए एंड उच्च शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषा को बनाया जाए, मतलब लोकल भाषा को प्रमोट की जाए एंड उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। यह त्रिभाषा फार्मूला के बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं। प्रादेशिक भाषा हो, संघीय भाषा हो और अंग्रेजी परीक्षाओं के संबंध में कहा कि परीक्षाओं के सुधार के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि वस्तुनिष्ठता तथा निबंधात्मक परीक्षा का मिला जुला स्वरूप विकसित किया जाए और प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक मैंने बताया। स्त्री शिक्षा के संबंध में देखिए क्या था कि यद्यपि अनेक बातों में स्त्री और पुरुष समान ही होते हैं परंतु दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न होता है, अतः स्त्री शिक्षा स्त्रियों के अनुरूप हो और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे सुहृदय व सुगृहिणी बन सकें एंड महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाएं। स्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम में गृह अर्थशास्त्र, गृह प्रबंध और ललित कलाओं को स्थान दिया जाए। ग्रामीण विश्वविद्यालय, बड़ी संख्या में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, इनका सुझाव है। एंड ये देखिए कि इसके साथ साथ अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। इसके अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था, विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षा के संबंध में अनेक सुझाव इन्होंने दिए। तो बस आपको इतने पॉइंट लिख देने हैं, जितने भी पॉइंट आपको मैंने बताया पॉइंट वाइज आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। और अब आपको देखिए कि त्रिभाषा फार्मूला क्या है। यह भाषा की समस्या का सर्वोत्तम हल है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो त्रिभाषा का मतलब क्या हुआ कि आप देखिए कि आपको 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। एक आपकी लोकल भाषा या मातृभाषा, दूसरी आपको राजकीय भाषा मतलब जिसमें आपका सरकारी काम होते हैं वो भाषा आनी चाहिए, तीसरा आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। ये 3 भाषा फार्मूला में यही 3 भाषाओं के बारे में कहा जाता है, इसी की चर्चा होती है। तो अब चलिए इसमें देखिए कि क्या लिखा है, डिटेल से एक बार आप पढ़ लीजिए तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि त्रिभाषा फार्मूला में क्या है। भाषा संबंधी विवाद को हल करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत सुझाव को त्रिभाषा सूत्र कहा गया है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत बने भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हुए भी 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को राजभाषा बनाए जाने की समस्या और भी अधिक जटिल हो गई। ये आप लिखिए एंड इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ से है कि इस सूत्र में अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करने का प्रावधान किया गया, परंतु त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन अनेक कठिनाइयों के कारण अव्यावहारिक सिद्ध हुआ है। कोठारी आयोग ने भाषाओं के प्रश्न पर विचार करते समय एक कार्यकारी त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित करने की आवश्यकता महसूस थी। आयोग ने अग्र कि त्रिभाषा सूत्र अपनाने की संस्तुति की। तो देखिए त्रिभाषा फार्मूला के बारे में सुझाव दिए गए हैं लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, तो यह आप कोठारी आयोग का लिख दीजिएगा। और आगे देख लीजिए इसमें त्रिभाषा में क्या गया है कि आपका पहला मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरा केंद्र की कार्यालयी भाषा अथवा सह कार्यालयी भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज आपका क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा। उपरोक्त 1 व 2 के अतिरिक्त अध्ययन माध्यम के अतिरिक्त कोई आधुनिक भारतीय अथवा विदेशी भाषा मतलब अंग्रेजी की बात
की जा रही है। एंड कोठारी आयोग के द्वारा सुझाए गए संशोधित त्रिभाषा का महत्व, सार्थकता व उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संशोधित त्रिभाषा सूत्र का मुख्य निहितार्थ निम्नलिखित है। देखिए कि निम्न प्राथमिक स्तर पर केवल एक भाषा, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। अधिकांश बालकों के लिए क्षेत्रीय भाषा व मातृभाषा एक ही होगी। एंड उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा एवं केंद्र की सरकारी अथवा सरकारी भाषा का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। ये कहा गया है कि किस प्रकार से इसे लागू किया जाना चाहिए। एंड देखिए उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल 2 भाषाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। छात्र को छूट होनी चाहिए कि वह त्रिभाषा सूत्र की 3 भाषाओं में कोई 2 भाषाओं को ले अथवा आधुनिक भारतीय भाषाओं, आधुनिक विदेशी भाषाओं व प्राचीन भाषाओं में से 2 भाषाओं का चयन करने के लिए स्वतंत्र हो। और इसमें देखिए कि भाषा समस्या के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि भाषा समस्या वास्तव में सरकार की ढुलमुल नीति का परिणाम है। मतलब सरकार इस पर कोई कड़ा रुख नहीं लिया है, जिसके कारण यह समस्या अभी तक बना हुआ है। समस्या को हल करने के लिए दी गई सिफारिशों के विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं वे राजनीतिक अधिक हैं। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं व राजनेता अपने अपने निहित स्वार्थ के लिए भाषा समस्या का उचित समाधान नहीं करने देना चाहते हैं। तो इसका राजनीतिकरण हो चुका है, जिसके कारण ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है और ये समस्या अभी भी विद्यमान है भाषा संबंधी। तो ये आप एक कंक्लूज़न में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको त्रिभाषा फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब एक और आपको चीज़ पढ़ना है यूजीसी के बारे में, तो वो चलिए आप देख लीजिए। तो देखिए कि यूजीसी का जो गठन है, राधाकृष्णन आयोग 1948-49 की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान निश्चित करना, उन्हें अनुदान प्रदान करना और भारतीय विद्यालयों में शिक्षा स्तर ऊंचा उठाना था। 15 नवंबर 1956 को भारतीय संसद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पास कर इसे एक स्वतंत्र संस्था मान लिया है। इसकी कार्य अध्ययन की देखभाल करना रखा गया है। एंड इसमें देखिए कि इसमें एक आयोग में एक अध्यक्ष के साथ साथ अन्य 9 सदस्य हैं, 1+9 इसके मेंबर हैं। इसमें देखिए कि यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सतर्कता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा जगत में अभिनंदनीय प्रगति हो रही है। जहां तक विश्वविद्यालयों के अनुदान देने की पद्धति का प्रश्न है, आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निर्वाह अनुदान करे और राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान देता है। तो ये यूजीसी के बारे में है, तो आप इसे पढ़ लीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब लघुत्तरी क्वेश्चन में आता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट, तो इसको देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में केवल आपको इतने ही टॉपिक पर ध्यान देना था, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा पूरा वीडियो और जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।